हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं डॉक्टर रेखा गुप्ता बिजनेस लॉ में आपके साथ डिस्कस करूंगी द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप ये देख रहे होंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये बहुत ही पुराना है। ये कब बना था? 1872 में बना था। तो इससे पहले इसका बिल पास किया गया था, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बिल। ये बिल जो फाइनल इसको मोहर लगी थी वो 25 अप्रैल 1872 में लगी थी और ये पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया 1 सितंबर 1872। ये पूरे इंडिया में लागू कर दिया गया, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर में उस समय लागू नहीं हुआ था। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये एक्ट 1872 ये कवर करता है हमारे फर्स्ट 2 यूनिट को। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स। जो हमारा पहला कंसेप्ट है ये यूनिट 1 को कवर करता है और दूसरा कंसेप्ट कवर करता है यूनिट 2 को। जो पहला टॉपिक है द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें सेक्शन कवर किए गए हैं सेक्शन 1 to 75। जैसा कि आप सभी को पता है, कोर्ट में जो केस लड़े जाते हैं एक्ट के अंदर, उसमें ये बताते हैं इस सेक्शन में ये कहा गया है, तो जो जज है वो उसके अकॉर्डिंग जजमेंट देता है। इसमें भी वैसा ही है, इसमें जो भी बात हम कहेंगे वो सेक्शन के अकॉर्डिंग कहेंगे। ऐसे तो हम आम ले पर्सन को सभी की नॉलेज है, लेकिन यहाँ पर यदि हम लॉ की बात करेंगे तो हम हर एक बात सेक्शन के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। और पेपर में भी जब अटैम्प्ट किया जाएगा तब हम कोई भी बात लिखेंगे तो सेक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 5 सेक्शन 10 ये कहता है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा सकते हैं। और यदि हमने केस देने हैं तो वो हमने ओरिजिनल केस उसमें डालने हैं। जैसा कि आप सभी को भी पता चल गया, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, और इसको फाइनल परमिशन मिल गई थी 25 अप्रैल 1872। और ये पूरे इंडिया में कब लागू हो गया? 1 सितंबर 1872 में लागू हो गया। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड वन इज़ द स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़, जैसे कि इसको हमने समझना है कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, इसके लिए हमें 3 टर्म्स का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट टर्म है प्रॉमिस। जैसे आप सभी को पता है प्रॉमिस क्या होता है। इसमें प्रॉमिस के लिए मिनिमम कितनी पार्टीज चाहिए होती हैं? 2 पार्टीज चाहिए होती हैं। एक ऑफ़र करता है, दूसरा क्या करता है? एक्सेप्टेंस करता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली है, यहाँ पर 2 पार्टीज़ हैं ए और बी। ए ने ऑफ़र रखी बी के पास कि मुझे आप 100 रुपीज़ में अपना पेन दे दीजिए। बी ने कोई भी कंडीशन आगे नहीं रखी, उसने कहा एक्सेप्टेंस दे दी, उसने हाँ कह दिया। प्रॉमिस के लिए ज़रूरी है जब एक ऑफ़र करता है दूसरा एक्सेप्टेंस करता है, एक्सेप्टेंस कोई भी कंडीशन नहीं लगाता है, तो प्रॉमिस क्या हो गया? ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस। ए ऑफ़र इफ़ इज़ एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी इट बिकम ए प्रॉमिस। यदि दूसरे पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन गया? प्रॉमिस बन गया। एग्रीमेंट किसे कहते हैं? एग्रीमेंट में ए भी प्रॉमिस करता है, बी भी प्रॉमिस करता है। ए ने कहा मुझे अपना पेन 100 रुपीज़ में दे दीजिए, बी ने कहा मेरा पेन आप 100 रुपीज़ में ले लीजिए। दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया, तो ये क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया। व्हेन बोथ द पार्टीज एक्सचेंज प्रॉमिस इट बिकम्स एन एग्रीमेंट। ठीक है, दोनों ही प्रॉमिस करते हैं। जब एग्रीमेंट है बहुत ही वाइड टर्म है। जब एग्रीमेंट के साथ एक टर्म और जुड़ जाती है कि हम उस टॉपिक को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं, तो वो इनफोर्सेबल ऑफ लॉ है। तो यदि ए ने ऑफ़र की बी को, दोनों ने एक दूसरे के साथ प्रॉमिस किया है, लेकिन हम यदि कोर्ट में नहीं जाते हैं तो वो एग्रीमेंट क्या बन जाते हैं? वॉइड एग्रीमेंट बन जाते हैं। लेकिन ऐसा टॉपिक है जिसमें ए बी पर केस करता है, बी ए पर केस कर सकता है, और जहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड है, सोशल रिलेशन या पर्सनल रिलेशन नहीं है, फैमिली रिलेशन नहीं है, वहाँ पर हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? एग्रीमेंट क्या है? वो बहुत ही वास्ट एरिया, जैसे आप सर्कल में देख रहे हैं ये पूरा एग्रीमेंट है। हम बचपन से लेकर आज तक बहुत ही एग्रीमेंट करते हैं। मदर ने कहा फ़ैन ऑन कर दो, मैंने हाँ कर दी और मैंने ऑन कर दिया, ये क्या हो गया? एग्रीमेंट कर दिया। और मैंने बस आप कॉलेज पहुँचे हैं तो बस से आए, तो आपने बस में चढ़े, बस वाले ने बस चला दी, तो ये भी आपके साथ क्या था? एग्रीमेंट था। आप मार्केट में गए, आपने वेजिटेबल्स खरीदी,
तो आपने उस शॉपकीपर के साथ क्या किया, एग्रीमेंट किया। लेकिन ये सारे एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट के लिए आप कोर्ट में जा सकते हैं, कुछ के लिए नहीं जा सकते। जैसे आपकी मदर ने कहा फ़ैन ऑन कर दो, आपने हाँ कर दी लेकिन नहीं किया, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन यदि आपने सब्जी ली और सब्जी वाले को पैसे नहीं दिए, या सब्जी वाले ने आपसे पैसे ले लिए पर आपको सब्जी नहीं दी, और ये बस में चढ़ के आपने किराया नहीं दिया, है ना, तो इसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं ना। तो वो एग्रीमेंट क्या बन गए, कॉन्ट्रैक्ट बन गए। यहाँ मेरे कहने का मतलब है हर एक जहाँ पर ऑफ़र है, एक्सेप्टेंस है, वो एग्रीमेंट है। और जिसके लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते वो क्या, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाइड एग्रीमेंट। जैसे कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, वाइड एग्रीमेंट। और ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, जिस पर मैं कोर्ट में जा सकती हूँ, ये कौन सा बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। एग्रीमेंट विच कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑफर एंड नेक्स्ट है जो हमने अभी टॉपिक डिस्कस किए, इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर ले। ऑफ़र, और ये सभी हमारे जो भी हमारी डेफिनेशन दी होगी, जो भी हम एक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें हर एक बात सेक्शन वाइज दी होगी। और यदि आपने पेपर भी अटेंड करना है या केस भी लड़ना है, वहाँ पर आपको हर एक टॉपिक के साथ सेक्शन जरूर लिखना पड़ेगा। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, उसमें हम सेक्शन वाइज देख लेते हैं। हमने पहला पॉइंट किया था प्रॉमिस में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर कौन करता है, ऑफरर करता है। एक पर्सन है जो मिस्टर ए है, वो क्या है, ऑफरर है। और मिस्टर बी क्या है, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में ले ली, फर्स्ट एग्जाम्पल में एक्सेप्टेंस है। तो ऑफरर, इसके बारे में डेफिनेशन कहाँ दी गई है, सेक्शन 2A में दी गई है। प्रॉमिस जो अभी हमने डिस्कस कर लिया, इसमें 2 पार्टीज थी, ए और बी। ए ने ऑफ़र की, बी ने क्या किया, सिर्फ एक्सेप्टेंस, हाँ की, उसने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई, और दोनों के बीच में क्या बन गया, प्रॉमिस बन गया। तो इसके बारे में हमें डेफिनेशन कहाँ दी गई है, सेक्शन 2B में दी गई है। प्रोमाइजर एंड प्रोमाइजी, सेक्शन 2C। प्रोमाइजर मतलब ऑफरर, किसने ऑफ़र की है, प्रोमाइजी मतलब एक्सेप्टेंस। ये दोनों में हम टर्म यूज़ कर सकते हैं। जिसने ऑफ़र दी है, जिसने कहा, जिसने कंडीशनें लगाई, वो क्या हो गया, प्रोमाइजर, ऑफरर। और प्रोमाइजी एक्सेप्टेंस, जिसने सिर्फ क्या की, हाँ की है, उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई। इसके बारे में डेफिनेशन सेक्शन 2C में दिया गया है। नेक्स्ट एग्रीमेंट, जैसे हमें डिस्कस कर लिया, जिसमें दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ क्या करती है, प्रॉमिस करती हैं, वो कौन सा है, वो सेक्शन 2E में है। और रेसिप्रोकल प्रॉमिस सेक्शन 2F में है, जो इसी का ही पार्ट है एग्रीमेंट का। ए ने भी प्रॉमिस किया, बी ने भी प्रॉमिस किया, तो ये क्या बन गया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस बन गया। ठीक है, ये आपने समझ लिया होगा। थैंक यू। आपने, मुझे लगता है इस वीडियो में ये समझ लिया हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, द इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट 1872। और ये कब फाइनल इस पर मोहर लगी थी, 25 अप्रैल 1872 में लग गई थी। और ये पूरे इंडिया में कब लागू हुआ था, 1 सितंबर 1872 में पूरे इंडिया में ये लागू हो गया था। लेकिन कहाँ नहीं हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुआ था। ठीक है, और हमने मेन यहाँ पर सीखने की हमारी मेन टर्म्स थी एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट को समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, प्रॉमिस किसे कहते हैं। प्रॉमिस के लिए 2 पार्टीज चाहिए होती है, प्रोमाइजर एंड प्रोमाइजी। ठीक है, तो जो एक्सेप्टेंस करता है वो कुछ नहीं बोलता, कोई कंडीशन नहीं लगाता, तो वो उनके बीच में क्या बन जाता है, प्रॉमिस। जब दोनों पार्टियां कंडीशन लगाती है, ए भी प्रॉमिस करता है, बी भी प्रॉमिस करता है, तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। पर एग्रीमेंट क्या है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। लेकिन कुछ एग्रीमेंट है जिसमें हम केस नहीं कर सकते, कुछ के लिए हम केस कर सकते हैं। जिनके लिए हम केस नहीं कर सकते एग्रीमेंट के लिए, तो वो क्या, उसको हम क्या टर्म देते हैं, वाइड एग्रीमेंट। और जिनके लिए हम केस कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, एक दूसरे पर केस लड़ सकते हैं, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो मुझे लगता है आपको अभी तक ये टर्म तो समझ आ गई होगी, एग्रीमेंट किसे कहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। ठीक है, 1-2 बार आप ये सारी वीडियो सुन लें और देख लें। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आया तो मैं नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ठीक है, थैंक यू।